अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। हादिया मुगल का नावल तोहमत तुम्हारे इश्क की एपिसोड 48 है। चलिए आइए शुरू करते हैं। रोज़ तुम फ़िलहाल यहाँ संभालो, मुझे जाना है। वो ताबीर को साफ नज़रअंदाज किए वार्डरोब की जानिब आया और वहाँ से गन लेता वापस मुड़ा जब ताबीर इसके रास्ते में आ खड़ी हुई थी। आंखों में खौफ था। जब भी वो गन लेकर जाता था कुछ ना कुछ गलत होता था। कहाँ जा रहे हो? क्यों मुझे आज़मा रहे हो? आप आज़माती हैं हर मर्तबा, और इस मर्तबा आप खुद अपने हर सवाल का जवाब तलाश करेंगी। और इस वक्त मेरा जाना ज़रूरी है। अपना ख्याल रखना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर मेरी औलाद को कुछ हुआ तो मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। उसने एक एक लफ्ज़ पर जोर दिए, गोया ताबीर को बेमोल किया था। क्या कह रहे हो तुम? होश में हो? तुम्हारी औलाद मेरी भी कुछ रखती है और तुम नौफयस्तान। उसका गिरबान जकड़ कर उसने यस्तान का चेहरा करीब किया, जबकि रोज़ मौके की मुनासबत से बाहर निकल गई थी। वो समझ चुकी थी कि हरकत किसकी है, तभी अब मुतमईन थी और आर्यन के बारे में भी सब समझ गई थी। मैं नहीं जानती तुम कहाँ जा रहे हो और क्या करने जा रहे हो, लेकिन अगर एक खरोंच भी आई मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। सब वादे दावे तुम्हारे भूल जाऊँगी। वो इत्मीनान से कहती इसके सीने पर सर रखती है सार बांध गई थी। जिस्तान का गन वाला हाथ पहलू में गिरा। इसके लबों की महर सीने पर महसूस हुई तो न जाने क्यों दिल चाहा इसे शिद्दत से खुद में समो ले, लेकिन नाराज़गी भी तो कायम रखनी थी। वादे और दावे कौन याद रखता है, ये वक्त बताएगा। उसने ताबीर को बाजुओं से पकड़कर सीधा किया तो गन उसके गाल को छूने लगी, लेकिन आज वो सहमी नहीं थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते एक दूसरे को मात देने के दर पर थे। पर यज़दान ने सहर तोड़ा, क्योंकि उसे जाना था, उसे अपने प्यारों को बचाना था। ताबीर को देखते हुए जाने लगा, लेकिन उसने यज़दान के चौड़े शाने पर हाथ रखा, गोया उसे रोको। मुझे इत्मीनान दिलाकर जाओ नौफल यज़दान। यज़दान ने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे बेमोल करके मत जाओ, उसने भीगी सी आवाज़ में कहकर गोया उसके कदमों को जंजीर में बांध दिया। इस बार आप बेमोल कर गई हैं मुझे। मेरी नाराज़गी ख़त्म करने की कोई हसीन वजह ढूंढें, हो सकता है मेरा दिल पिघल जाए। यह खलक तो उसने ताबीर का रुख मोड़कर गर्दन के गिर्द बाजू कसा। ताबीर का सर उसके सीने से लगा था। कान की लो को नरमी से छूता वो ताबीर को बेमोल होने से पहले ही कीमती कर गया था। ताबीर ने भीगी आंखें तशक्कुर से बंद करके खोली। वो शख्स मान तोड़ना जानता ही नहीं था। जबकि यज़दान उसे रहाई देता कमरे से निकल गया, गोया रुका तो खुद को रोक नहीं पाएगा। और वो फ़िलहाल ताबीर को एहसास दिलाना चाहता था कि वो नाराज़ है। मैं हद हद से गुजर जाऊंगी यज़दान, अब तुम्हें खफा नहीं रहने दूंगी। उसने अहद किया और बाहर की जानिब बढ़ी। वो लॉन्च में ही था, कुछ गार्ड्स अंदर आए थे। उसने रोज़ को इशारा किया। वो समझ गई थी कि वो क्यों कर इशारा करके गया है। मैम बॉस अंदर जाने को कह रहे हैं, आए मेरे साथ। मुलाजमा ज़ुल्फ़िशा को सहारा दिए अंदर ही ले आई थी। रोज़, ये तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? तबीर ने हैरानगी से पूछा। एक नए राज से आशना करना, उसने महज यही कहा और फिर आगे बढ़ी थी। तबीर ने पीछे मुड़कर देखा और फिर रोज़ के हम कदम हो गई थी। हैरत है राना शाकर और मेरे घर। यज़दान ने हैरानगी का शदीद मुजाहरा किया, जबकि हैरान तो वो भी हुआ था। मुझे खबर हुई कि आपका ख़ास पार्टनर बासित खान और उसकी बीवी का कत्ल हो गया, तो बस अफसोस करने आया था। किसने इत्तला दी तुम्हें? यज़दान का लहजा सख्त हुआ। ऐसी खबरें छुपाई नहीं छुपती। राना शाकर कौश पर आरामदा हालत में दराज हुआ और अपना मोबाइल निकाल कर सामने किया। जिसने भी तुम्हें इत्तला दी थी बहुत गलत दी है। क्या मतलब? शाकर सीधा होकर बैठा। मतलब ये कि फ़ेक न्यूज़ चलाने में कितना वक्त लगता है। वह लापरवाही से बोला था। वो दोनों जिंदा हैं। शाकर ने सरसराते लहजे में तस्दीक जाई। हाँ, लेकिन अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। शाकर घबराया था। उसने कि देखा गोया यहाँ से भागने के लिए पर तोड़ा। ऐसा नहीं हो सकता। वो बड़बड़ाया और खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज़ है। मुझे देर हो रही है, जाने दो मुझे। तुमने नौफयस्तान के मेंशन में आने की गुस्ताखी की है राना शाकर। मैं सिर्फ अफसोस करने के लिए आया था और मेरा कोई मकसद नहीं था। मकसद तो तुम्हारे बहुत से होंगे, लेकिन उड़ते उड़ते खबर मेरे कानों तक कहाँ पहुँची है कि तुमने एसपी वहाज सुल्तान की बीवी को अगवा किया है। तथा तुम कैसे जानते हो? शाकर का दिमाग भग से उड़ा था। ऐसी खबरें छुपाई नहीं छुपती, लेकिन तुमने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। पहले तो एसपी वहाज सुल्तान कुछ मोहलत दे भी देता, लेकिन अब नहीं। उसने अपने गार्ड्स को इशारा दिया, जबकि शाकर ने कदम पीछे लिए थे, लेकिन उसने मौका देखते ही शाकर की गर्दन में इंजेक्शन लगाया था। दो गार्ड मुश्किल उसे संभाल पाए, लेकिन स्ट्रॉन्ग डोज की वजह से वह जल्द ही इनके बाजू में बेहोश हुआ था। यज़दान तनफ़ुर से उसे देखता बाहर की जानिब बढ़ने लगा, लेकिन आज किस्मत उसे रोकना चाहती थी। शाकर के मोबाइल पर होती बेल ने उसकी तवज्जो खींची। इसकी पॉकेट से मोबाइल निकाले उसने स्क्रीन देखा, जहाँ शायान सागर की कॉल आ रही थी। घड़ी की जानिब नज़र दौड़ाई तो 11 बज चुके थे। इस वक्त मीटिंग होने वाली थी। कॉल कट हो चुकी थी। अब कॉल के बजाय मैसेज आया था। यज़दान हैरान हुआ। उसने हैरत से मैसेज पढ़ा और फिर तमस्कुर से मुस्कुराया। हाँ का मैसेज करता हुआ मुतमईन हो चुका था और अब उसे माइकल के पीछे जाना था। यकीनन सफ़ीर भी वहीं पहुंच चुका था।
یہ سب کون ہے؟ روز تعبیر بمشکل سوال کر پائی۔ میم یہ سب یزدان سر کی بوتیکس میں کام کرتی ہیں اور باسی سر ان سب کے ہیڈ ہیں۔ ان کے ڈیزائنز کی ڈریسز ہی تو آپ پہنتی ہیں، پر یہ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اور اس مینشن میں یہ جگہ بھی ہے، مجھے کبھی پتہ نہیں چلا۔ یہ آئی جی ایاز صاحب کا احسان ہے ہم پر، اور اس کے بعد یزدان بھائی نے ہمیں سہارا دیا ہے اور ان کی وجہ سے ہم آج کامیاب ہیں۔ آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کوئی پہچان ہے۔ یزدان بھائی نے ہمیں زندگی جینے کا ڈھنگ سکھایا۔ ایک لڑکی فخریہ بولی تو تعبیر کی آنکھیں بھر آئی۔ اس نے روز کی جانب دیکھا۔ میم یزدان سر کبھی بھی غلط نہیں تھے، اور چھوٹی بچی صبوحی بھی ان سب کی ایک کڑی تھی۔ یزدان سر نے کئی اولڈ ہوم اور فینیج کی ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے، جس میں زین سر بھی شامل ہیں۔ زین سر آرمی میں میجر ہیں، باسط سر یہاں کا کام سنبھالتے ہیں۔ روز آہستگی سے ساری تفصیل بتاتی چلی گئی۔ تعبیر اور زلیخا گویا دونوں دھنگ رہ گئی۔ اس کا شوہر فوجی تھا، زلیخا گویا دل کی کلی کھل گئی۔ اتنا سب کچھ وہ شخص سہتا رہا اور میں اس پر شک کرتی رہی۔ تعبیر نے وہاں پڑے ٹیبل کا سہارا لیا۔ اپنے قدموں پر کھڑا رہنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ میم اسی لیے باس آپ کو کچھ بتاتے نہیں تھے، آپ گھبرا جاتی ہیں۔ روز اس کا پھیکا پڑتا چہرہ دیکھے شکوہ نہ ہوئی تو وہ روز کے گلے سے لگتی روتی چلی گئی، جبکہ زلیخا اپنے رب کی شکر گزار ہوئی تھی جو ایک فوجی کی بیوی تھی۔ مائیکل کی ذمہ داری وہ اپنے آدمیوں کو سونپے۔ وہ سائیکل انٹرپرائزر آیا تھا، آج وہ پوری پلاننگ کر چکا تھا، تبھی جلدی آ چکا تھا، اور بقیہ ساتھی بھی وہیں موجود تھے۔ ان سے طویل میٹنگ کے بعد اب وہ مسٹر سائیکل کے انتظار میں تھا۔ مسٹر سائیکل کے آنے کا شور بلند ہوا تو شایان بھی چوکنا ہوا تھا۔ اس نے شاکر کا نمبر ڈائل کیا، کیونکہ اس کا کچھ دیر پہلے ہی میسج کر چکا تھا کہ وہ نوفل یزدان کے گھر پہنچ چکا ہے۔ یہ کال کیوں نہیں ریسیو کر رہا؟ وہ چڑھ کر بڑبڑایا اور اپنے ارد گرد موجود اپنے ساتھیوں کو دیکھنے لگا جو تذبذب کا شکار تھے۔ وہ آج شایان ساگر پر یقین کر کے ہی یہاں آئے تھے، کیونکہ اس نے سب کو یقین دلایا تھا کہ مسٹر سائیکل کوئی بہروپیہ ہے۔ رفتہ رفتہ سب اندر آنے لگے تو بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس مسٹر سائیکل بھی اندر داخل ہوا، لیکن آج اس کے ساتھ ایک اور شخص موجود تھا، جسے دیکھ کر شایان چونکا اور اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئی، کیونکہ ان آنکھوں کو وہ اچھے سے پہچانتا تھا۔ وہ سراپا و چال ڈھال کسی کی یاد شدت سے دلا گئی تھی۔ ویلکم اگین، اس نے بھاری مخصوص آواز میں کہا اور چیئر پر دراز ہوا، جبکہ اس کے ساتھ کھڑا شخص شایان پر نظر جما گیا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں آج اس سال کی آخری میٹنگ ہے، تو آج میں اس میٹنگ میں کچھ حیرت انگیز انکشافات کرنا چاہتا ہوں۔ سب مسٹر سائیکل کی جانب متوجہ ہوئے تو اس نے پروجیکٹر آن کرنے کا اشارہ دیا۔ وہی شخص پروجیکٹر آن کر کے دوبارہ اپنی جگہ کھڑا ہوا۔ اسکرین پر نظر آتے مائیکل کے خاص آدمیوں کو دیکھے گویا شایان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکی تھی۔ مائیکل کو پولیس نے ہتھکڑی لگائی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ سب کا ایک ہی سوال ابھرا تھا، جبکہ شایان اپنے موبائل کی طرف دیکھا جہاں میسج آ چکا تھا۔ اس نے سب کے نمبرز پر کوڈ ورڈ سینڈ کیا اور سب نے اپنی اپنی گنز نکالی اور اگلے لمحے مسٹر سائیکل پر تانی تھی۔ دھوکہ کیا تم نے میرے ساتھ؟ شایان دھاڑا تھا۔ کیسا دھوکہ؟ وہ اطمینانی سے بولا۔ یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ دھوکہ نہیں، سچائی ہے جو سب کے سامنے آئی ہے۔ ایک بار پھر چمگوئیاں ہونے لگی تھی۔ یہ شایان ساگر کا ولا ہے جہاں اس نے ہم سب سے دھوکہ دے کر اپنا دھندا الگ سے شروع کیا ہوا تھا۔ 100 کے قریب لڑکیاں اس نے اسی خفیہ راستے سے آج بیرون ملک بھجوانی تھی، اور اس میں فارن ڈیلیگر مائیکل مارٹن اس کا پارٹنر تھا، اور پاکستان سے قیوم چودھری نامی اس کا ماسٹر مائنڈ تھا جو مائیکل کے ساتھ ڈیلنگ کرتا آیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شایان گھبرایا تھا۔ آپ سب اپنا اپنا ٹارگٹ مکمل کرتے آئے تھے، لیکن اثر بنانا شایان ساگر تھا، اور جو پچھلے دنوں 2 ٹرک پولیس نے پکڑے تھے وہ بھی ان کی اپنی غلطی سے پکڑے گئے تھے۔ دراصل یہ اپنا دھندا چمکا رہے تھے تاکہ یہاں پاور حاصل کر سکیں۔ جھوٹ بول رہے ہو سائیکل، پہلے اپنا چہرہ دکھاؤ پھر میں تمہیں سچائی بتاتا ہوں۔ یہ سائیکل بہروپیہ ہے، اس نے بلند رخت آواز میں کہا، جبکہ مسٹر سائیکل کی آنکھوں میں تمسخر ابھرا۔ وہاں موجود لوگ تذبذب کا شکار تھے، لیکن وہ شایان سے بھی متفق تھے۔ سچ کیا ہے بھی سامنے آ جائے گا۔ اپنا ماسک ہٹاؤ۔ شایان کے ساتھیوں نے گن اس پر تانی تھی، جبکہ وہ بے خوفی سے کھڑا تھا۔ میں بول رہا ہوں اپنا ماسک ہٹاؤ ورنہ میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ اس نے چند پل انہیں دیکھا اور پھر اپنے چہرے پر بندھا رومال ہٹایا۔ سامنے بالکل اجنبی چہرہ تھا۔ شایان کو ایک پل کے لیے حیرانگی ہوئی۔ کون ہو تم؟ مسٹر سائیکل، وہ بولا تو اس کی آواز مختلف تھی۔ جھوٹ بول رہے ہو تو میں نے کب کہا سچ ہے؟ اس کی سرمئی آنکھوں میں ایک بار پھر تمسخر ابھرا تھا۔ اصل نام بتاؤ اپنا۔ شایان کرختگی سے گویا ہوا۔ نام نہیں، آج میں تمہیں اپنی پہچان بھی بتاؤں گا۔ اور پھر اس نے ماسک اتارا اور پھر لینس بھی اتارے۔ آنکھیں جھپک کر خود کو ریلیکس کیا۔ موت اس کے سامنے پن پھیلائی کھڑی تھی، لیکن وہ ریلیکس تھا، گویا سامنے وہ لوگ کھلونے کے لیے کھڑے ہوں۔
शायान सागर के सामने पूरी दुनिया घूम कर रह गई थी। शायान की ज़बान गंग हुई पर फिर हैरानगी गज़ब में बदलने लगी। इतना बड़ा धोखा! उसने दांत पर दांत जमाए। धोखा नहीं, हकीकत है ये। जैन चौधरी, वो धाड़ा था। सामने कोई और नहीं, जैन चौधरी था। नहीं, मेजर जैन चौधरी, आईएसआई ऑफिसर। उसने मुकम्मल अपना तारुफ करवाया जबकि शायान का पूरा वजूद जलजलों की जद में आया था, क्योंकि तारुफ का धचके के साथ एक और धचका उसे लगा था। आर्यन सागर को जैन से एक कदम पीछे खड़ा हुआ था। उसने भी अपना मास्क उतार दिया था, बिल्कुल सही सलामत सांसें लेता हुआ। वही आर्यन सागर जो इसका अपना बड़ा सगा भाई था, जिसे इसने दारिम सागर के हवाले किया था। तुम जिंदा हो? उसने गहरे सांस लिए पूछा, गोया अब भी बेयकीनी हो। हाँ, तुम्हारे सामने हूँ, सही सलामत। मुँह से लड़कर अपनी बहनों को, अपने प्यारों का इंतकाम लेने वापस आया हूँ। आर्यन उस पर झपटने के लिए आगे बढ़ा जब जैन चौधरी ने उसे रोका। वो अपनी जगह थम गया, लेकिन गहरालूद निगाहें इसी पर जमाई। झूठे धोखेबाज, तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शायान गमो गुस्से से पागल होता बोला और गन लोड की। रिलैक्स शायान सागर, अभी पहला राज तुम्हारे सामने आया हुआ है। तुम पागल हो चुके हो। अगर सब राज जान गए तो न जाने तुम्हारा क्या हाल होगा। इसका अंदाज शायान सागर को शिकस्त का बखूबी एहसास दिला रहा था। तुम झूठ बोल रहे हो जैन चौधरी, बताओ मुझे, तुम मिस्टर साइकिल नहीं हो सकते। इसका अंदाज, उसका लबो लहजा मुख्तलिफ था। वो नौफर यज़दान था ना, तुम सब आपस में मिले हुए हो। नौफर यज़दान, उसने बोविस केड़ी सिर्फ एक लम्हा हैरत तलब था, फिर उसके एहसासात वापस बदल गए। हाँ, नौफर यज़दान, ताबीर मलिक का शोहर, और वही शख्स जिसने अपने भाई का कत्ल किया था। उसने अपने भाई का नहीं, असल मिस्टर साइकिल का कत्ल किया था, और तुमने ठीक पहचाना, वही नौफर यज़दान था। जैन ने आराम से उसकी समातों पर बम फोड़ा। सादान सहगल, हाँ सादान सहगल, जो बज़ाहिर दारिम सहगल का बेटा था, लेकिन असल में वो क्यूम चौधरी यानी मेरे चचा का बेटा था। शायान के लिए गोया इंकशाफात का दिन था। ऐसा कैसे हो गया? तुम्हारी अपनी बेवकूफ़ी का नतीजा है, और अब तुम अपनी ही बेवकूफ़ी के हाथों मारे जाओगे। यखरक शायान मुस्कुराया था। आर्या ने मुतज्जिब हुए जैन को देखा। क्यूम चौधरी को मास्टरमाइंड ऐसे ही नहीं कहा जाता। जैन के चेहरे पर कोई तासुर नहीं उभरा। तुम्हें क्या लगता है शायान सागर एक दाव खेलता है? क्यूम चौधरी वहाँ मौजूद है जहाँ तुम्हारी सोच भी नहीं जा सकती। इस इंकशाफ पर जैन के माथे की तफक्कर की लकीरें उभरी थी, जबकि शायान तनफ्फुर से मुस्कुराया था। मज़े की बात बताऊँ, अगले ही पर वो लकीरें कहीं गायब हुई थी। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे सब खुफिया अड्डों का हमें बता दिया। और इसी तरह जैन का फ़ोन रिंग हुआ। सागर का चेहरा फक हुआ, लेकिन इसने खुद को संभाला। इस वक्त वो मात नहीं खा सकता था। आखिरी फ़ोन कॉल सुन लो, क्या पता इसके बाद मोहलत मिले ना मिले। शायान तमस्खराना गोया हुआ था। जैन ने फ़ोन कान से लगाया। जैन क्यूम चौधरी तुम्हारे गांव में ही मौजूद है, और वहाँ मौजूद अपने गोदाम में उसने बाकी लड़कियों को रखा है। दरअसल माइकल के साथ 100 लड़कियां जाने वाली थी, जबकि 100 लड़कियां क्यूम कराची पहुंचाने वाला था। शायान ने अपना मोबाइल देखा, जहां उसका एक कार्ड उसे हवेली में हुए हमले के बारे में इतलाक दे रहा था। धोखा! वो शिद्दत से धाड़ा। इसी वक्त शायान ने गोली चलाई थी, लेकिन जैन ने टेबल के नीचे टांग मारकर शीशा बुलंद किया और आर्यन का बाजू खींचते नीचे झुका। गोली शीशे को पल में चकनाचूर कर गई और हाल में भगदड़ मची। आर्यन, तुम यहाँ से फौरी निकलो। नहीं जैन, मैं शायान सागर से बदला लिए बगैर नहीं जाऊँगा। ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। फायर होती फायरिंग की आवाज़ पर शायान सागर घबराया था। इसे पकड़ो, जाने मत देना। वो मुड़कर टेबल की जानिब आया जब जैन ने चेयर को एक जानिब धकेला, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद एक दूसरे से टकराए थे। जैन मौका महल देखे आर्यन का हाथ हमें बाहर निकला। इस दौरान शायान फायरिंग कर चुका था, पर निशाना चूक गया था। जैन, यहाँ से बाएं जानिब हो, जो इस जानिब खुफिया रास्ता है। आर्यन ने तायीद की तो इसी जानिब बढ़ा। वहाँ राहदारी सुनसान थी जब आर्यन चौंका था, क्योंकि जैन एक दरवाज़ा खोल चुका था। जैन, तुम यज़दान को धोखा दे चुके हो, लेकिन मुझे मत देना। उसने महज यही कहा जब जैन ने उसे जकड़ा। ये धोखा नहीं है। मैं इस जंग में अब किसी और को बर्बाद होते नहीं देख सकूंगा। उसने आर्यन को अंदर धकेला और लाख लगाता बाहर बढ़ा था। आर्यन दरवाज़ा पीटता इसे कई गालियों से नवाज गया था। फायरिंग की आवाज़ एक बार फिर पड़ी थी। हर जानिब गोया आतिश फैलने लगी थी। पूरे सैगल इंटरप्राइजेज पर फौज का हमला हो चुका था। शायान सागर पूरी तरह बौखला चुका था। अब न जाने किस कोने में छुपा था। मुल्क के नामवर बिजनेसमैन जो इस सब धंधे का हिस्सा थे, आज खुद सामने आए थे, और पूरी दुनिया इनका भयानक चेहरा देख चुकी थी। कुछ मौके पर दम तोड़ के थे और कुछ ज़ेर हिरासत थे। वहाज क्यूम चचा को अभी कुछ खबर नहीं होनी चाहिए। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। तुम यहाँ संभालो, मैं जा रहा हूँ। वहाज तेज़ी से वहाँ से निकला, जबकि जैन दोबारा अंदर बढ़ा। शायान ने दीवार की ओर से बाहर देखकर अपनी गन लोड की, लेकिन अपनी पुष्प पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने गन का रुख मोड़ा, पर सामने आर्यन को देखकर इसका हाथ पहलू में गिरा।
चलाओ गोली, रुक क्यों गया? आज तुम खुद तुम्हारे सामने मरने को तैयार हूँ। बकवास बंद करो और जाने दो। उसने आर्यान से नजर चुराई। जैसे सनम को मारने की कोशिश की वैसे ही मुझे भी मार दो शायान सागर। उसने एक जोरदार थप्पड़ शायान को मारा था। शायान की आंखें जब से सुर्ख हुई थी। जैसे अनम का बेदर्दी से कत्ल कर दिया, मेरा भी कर दो। एक और थप्पड़ इसके गाल में मारता हुआ चीखा था। इतनी सफाकियत, इतना जुल्म किसने भर दिया था तुम में? उसका गिरेबान चक्र वही ज्यादती हुए चीखा। कभी दिल नहीं कांपा, रूह नहीं तड़पी? बहनें थी सनम और अनम। भाई तो मुहाफिज होते हैं, तुम कैसे इनके कातिल बन गए, दरिंदे बन गई? माँ को तकलीफ दी, बाप को अपने जैसा बना दिया। इसका गिरेबान झंझोड़ो। इसने एक और थप्पड़ उसके मुंह पर मारो से दूर धकेला। वो दीवार से लगता ज़मीन पे गिरा था। न जाने कि वो मुकाबला नहीं कर रहा था, शायद जीने की लगन ख़त्म हो चुकी थी। कातल, खूनी, जवारी, क्या क्या नहीं बन गए तुम शायान सागर, महज पावर के लिए। बेदर पे उसे मारता वो जुनूनी हो चुका था, जबकि वो खामोशी से बड़े भाई से मार खा रहा था, क्योंकि इसका एक एक लफ्ज़ सच था। खाली हाथ था वो, मोहब्बत, इज्जत, दौलत सब हार गया था। दिल तो करता है तुम्हें अपने हाथों से इतनी दर्दनाक मौत दूँ कि तुम्हारी रूह काम जाए, पर मैं अपने हाथ गंदे नहीं कर सकता। नफ़रत है मुझे तुमसे, शदीद नफ़रत शायान सागर। काश तुम मेरे भाई ना होते, काश। उसने जबड़े पर अपना भारी हाथ रखा। आर्यान जैन ने इसे बमुश्किल काबू किया, जबकि शायान साकर नगाह से ज़मीन पर लेटा रह गया। पुलिस ने इसका गिरेबान पकड़ा हुआ था, दोनों हाथों में हथकड़ियाँ थी। इसे घसीटते हुए ले जाया जा रहा था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। इसका गिरेबान छूने वाला जिंदा नहीं रहता था, लेकिन आज वो शायद जिंदा ही नहीं रहा था। आर्यान उसके साथ ही था। पूरे शहर में ताज़ा तरीन खबर शायान सागर की गिरफ्तारी की थी। मुल्क के मशहूर बिजनेसमैन का चेहरा आया किया जा रहा था, जिन्होंने मुल्क में गद्दारी की थी। गोया हर जानिब भगदड़ मच गई। पुलिस ऑफिसर ने इसे जेल में धकेला, वो ज़मीन पर गिरा। वह मगरूर ज़माना शख्स आज बेबसी की मिसाल था। आज इसको किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। सब तुम्हारे माल का नतीजा है शायान सागर। मुझे तुमसे अब नफ़रत नहीं, तरस आ रहा है तुम पर। उसने नहायत हकारत से कहा। शायान के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। जाओ यहाँ से, मुझे किसी की शक्ल नहीं देखनी। वो शिद्दत से दहाड़ा। वो वहाँ सब चीज़ों को हथकड़ी लगाते हाथों से दबाव बर्बाद करने लगा। आर्यन सुर्ख होती आंखों से उसे देखता ऑफिस की तरफ बढ़ गया। वो चाहकर भी यहाँ से जाना नहीं चाहता था। जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना है, पुलिस किसी भी वक्त यहाँ आती होगी। शायान गिरफ्तार हो चुका है, कयूम चौधरी ने लड़कियों को देखते कहा, जिन्हें कयूम चौधरी कराची ले जा रहा था। वहाँ सुल्तान एक जानिब दरख्तों की आड़ में छुपा था। उसे बस जैन के ऑर्डर का इंतज़ार था। कुछ ही देर में इसका इंतज़ार भी ख़त्म हुआ, जब जैन की गाड़ी फासले पर रुकी। वहाँ की सारी जिम्मेदारी आईजी अय्याज संभाल रहे थे। आर्यन भी इनके साथ था। जैन, मुझे लगता है शायान ने अभी तक कयूम चौधरी को इत्तला नहीं दी। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो झोल है। इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और कयूम चाचा को खबर ना हो। वो सामने नज़र जमाए बोला, जैन, लड़कियां वो ट्रक में लोड कर चुकी हैं, अब बस ट्रक निकलने का इंतज़ार है। तब हम यकलक फ़ज़ा में फायरिंग की आवाज़ गूंजी। जैन और वहाज दोनों चौंके थे। अपनी गन लोड के वो अंदर बढ़े, जब जैन की आंखों में हैरत उभरी थी। सामने कयूम चौधरी एक लड़की को यरगमाल बनाए हुए थे। तुम्हें क्या लगा मुझे खबर नहीं होगी जैन चौधरी? चचा, लड़की को छोड़े, वो धाड़ा था। अरे लड़की को एक तरफ करके अपनी बात कर। तुझे क्या लगा मैं समझ नहीं पाऊंगा? मेरे आदमी को मार देगा, मुझे पता नहीं चलेगा कि तू सच्चाई जान गया है। उस दिन ही समझ गया था जब तू नौफर यजदान के बारे में बात कर रहा था, लेकिन मैं भी चूहे बिल्ली का खेल खेलना चाहता था, इसीलिए आज यहाँ मौजूद हूँ। और इस नौफर यजदान की जान तो मैं अपने हाथ से लूँगा। शायान मुझे सब बता चुका है। जैन शायान की जहानत का कायल हुआ था, जिसने कम वक्त में अपना दाव खेला था। चचा, मेरी बात सुने। कुछ नहीं सुनना मुझे, अब सुनने कहने को कुछ बाकी नहीं है, बस इंतकाम बाकी है जो मैं तुम सब से लूँगा। उसने वहाँ सुतार पर नजर गाड़ेगा और कदम पीछे लिए। चचा, वहीं रुक जाए, अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं आपको गोली मार दूंगा। जैन, मुझे जाने दो, वरना तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। उनके चेहरे से छलकती सफाकियत पर उसने शिद्दत से लब खींचे। इसकी निगाह का ताक़ुब वो कंटेनर था जिसमें लड़कियां कैद थी और इस पर बम लगाया गया था। एक बात, मेरी बात सुने, ये सब करके आपको क्या हासिल होगा बताएं मुझे? सुकून हासिल होगा, बदला पूरा हो जाएगा, और इस यज़दान को मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरा बेटा छीन लिया उसने, इतने साल में तड़पता रहा, और जब मिलने का वक्त आया था उसे मार दिया गया। क्यों? वो भारी आवाज़ में चीखे। मुझे अगर पता होता कि वो आपका बेटा है तो मैं कभी ये सब ना होने देता, कभी भी नहीं। जैन ने उसे समझाना चाहा। मुझे कुछ नहीं सुनना। बहुत आज़ादी से जीता रहा वो, पर अब नहीं। अब वो तड़पेगा, जब इसके बाल को भी वही तकलीफ महसूस होगी, तब समझेगा मेरा दुख। चचा, आप गलत कर रहे हैं। आप ये सब करके असफर को भी खो देंगे। मेरे बेटे का नाम अपनी गंदी जुबान से मत लाना, वरना इस लड़की को मैं मार दूंगा।
छोड़ चचा, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कुछ सख्त कदम उठाने पर। आपको खुदा का वास्ता है रुक जाइए, अभी भी वक्त है। इस वक्त वो बेबसी की इंतहा पर था और इसके चचा थे जिसे कभी वो अपना आइडियल समझता था, जिसकी इंसाफ पसंदी का वो कायल था, लेकिन हकीकत भयानक तरीन थी। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। इस लड़की की गर्दन पर चाकू को मज़ीद शिद्दत से दबाते वो थाड़े। वक्त कम था, लड़कियां तादाद में ज़्यादा थी। जैन ने कंटेनर के ताक़ुब में देखा तो उसकी आंखों में हल्की सी रोशनी बढ़ी। वहाँ सफ़ीर और बाकी फ़ौजियों को देखते वो कुछ हद तक मुतमईन हुआ था, जबकि वहाज भी अब रिलैक्स था, लेकिन अगले ही पल इसकी खुशी गारत हुई थी। तो तुम आ गए, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। हाँ, मैं आ गया हूँ, अब जो कहना है मुझे कहो। यज़दान पे खौफी से बोला, जबकि वहाज ने दांत पिसे थे। तुमने मेरे बेटे को मार डाला, तुमने उसे मुझ तक आने से पहले ही उसे मुझसे जुदा कर दिया, क्यों? उसने लड़की को एक तरफ फेंका और गन निकाल कर सामने की। जैन की तवज्जो पीछे हुई, जिसका फ़ायदा क्यूम चौधरी ने उठाया था। यकलक फायरिंग की आवाज़ गूंजी। यज़दान, जैन चीखा था। जैन, सफ़ीर और यज़दान की आवाज़ एक साथ गूंजी, जबकि क्यूम अपना निशाना गलत देखकर मज़ीद बावला हुआ था। उसने जैन को कहर आलूद निगाह से देखा, जिसके बाजू से खून निकल रहा था। गोली इसके बाजू में लगी थी। जैन, गलत किया तुमने। गोली एक बार फ़ज़ा में गूंजी, लेकिन जैन की समझदारी का मुजाहरा किए यज़दान को फिर पीछे धक्का दिया और इसका निशान इस पर चौंका था। क्यूम चौधरी के आदमी वहां आते दावा बोल चुके थे। इन्हीं का फ़ायदा उठाते क्यूम चौधरी स्पीड से गायब हुआ था। तुम्हें मैंने मना किया था तो फिर यहाँ क्यों आए? जैन भड़का था। जैन, तुम्हारे बाजू से खून निकल रहा है। यज़दान को इस वक्त सिर्फ जैन की परवाह थी। गुस्सा गोया कहीं जा सोया था। दफ़ा हो जो यज़दान यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊँगा। आज पहली मरतबा वो यज़दान के सामने यूँ भड़का था। मैं तुम्हें तनहा छोड़कर नहीं जाऊँगा, तुम एक गलती कर चुके हैं, लेकिन अब नहीं। वो जैन को सहारा देते बोला, जब एक आदमी इन पर हमलावर हुआ, लेकिन वहाँ जिस पर गोली चलाता जैन के सामने आया। कमीने इंसान, तुम्हें इस वक्त मेंशन में होना चाहिए था, वहाँ धाड़ा था। ये सब बातों का वक्त नहीं है। यज़दान घुराया था। क्यूम चचा ने कोई साजिश की है, मैं इनके पीछे जाता हूँ। लकड़ियों की वजह से वहाँ आग भड़क उठी थी, जो क्यूम चौधरी की ही साजिश थी। मामला बिगड़ चुका था। हर जाने भड़कती आग पर बाकी फौजी काबू पाने लगे। कंटेनर में मुझे लड़कियों के रोने की आवाज़ पर वो दोनों बौखलाए। यज़दान से फिर इसी जाने भागे। जैन ने इस बात का फ़ायदा उठाया, क्यूम चचा के पीछे भागा, जो यकीनन गाँव के खुफिया रास्ते की जानिब ही जा रहा था। यज़दान की आवाज़ उसे अपने पीछे सुनाई दी, लेकिन उसने परवाह नहीं की थी। उसने वहाज को मखसूस इशारा दिया। बाजू से दर्द की टीसें उठने लगी, लेकिन उसे शक हो रहा था कि वहाँ जाने का मकसद कुछ और भी हो सकता है। अपनी गाड़ी में सवार हुए इसी रास्ते की तरफ बढ़ा और कुछ फासले पर ही उसे क्यूम चौधरी की गाड़ी नजर आई। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। क्यूम चौधरी की गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक तेज़ थी और आगे जाकर एक अंडरपास आता था, जहाँ से बाएं जाने पे खुफिया रास्ता शुरू होता था। बाजू पर उसने अपना रुमाल बांधा ताकि कुछ देर के लिए खून रुक सके। यकदम दो गाड़ियाँ उसकी गाड़ी के आगे पीछे आई। उसे खतरे का एहसास हुआ था। तभी उसने झुककर धुआं उड़ाने वाला मिनी बम निकाला और शीशे से बाहर फेंका। पल में धुआं फ़ज़ा में फैलने लगा। जैन अपनी गाड़ी को एक तरफ मोड़ा और जंगल के रास्ते में हुआ। जंगल के बीच गाड़ी रोककर उसने अपनी गन पुश्त में उड़ेसी और दूसरी गन को हाथ में पकड़ा। इस रास्ते की सारी इन्फॉर्मेशन वो निकाल चुका था। कुछ दूर ही उसकी भयानक मंजिल थी, जिसका उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। और फिर उसके कदम थम गए थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। सामने ही मखदूम चौधरी और सिद्दीक़ा बेगम थी, जिन्हें क्यूम चौधरी ने दरख्त के साथ बांधा था, और इन दोनों के गिर्द एक एक पहरेदार था। जैन की आंखों में लहू उतर आया। अब किसको बचाओगे जैन चौधरी? मैं जानता था तुम मेरा पीछा ज़रूर करोगे। जुल्फ़िशां तो मेरे चंगल से निकल गई, जिसका मुझे अफसोस भी हुआ था, लेकिन ये खसारा तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा होगा। जैन मखदूम चौधरी झटपटाए। इनके बाजू पर से निकलता खून इसे एहसास दिला गया था कि इनका ठीक होता ज़ख्म एक बार फिर बिगड़ गया, जो क्यूम चौधरी की दरिंदगी का नतीजा है। जबकि सिद्दीक़ा बेगम नीम बेहोश थी। पहले मेरी बीवी, फिर मेरी बहन और अब मेरे माँ बाप। क्यूम चचा, आपने अच्छा नहीं किया, वो दांत पर दांत जमाए बोला, जबकि क्यूम चौधरी तमस्खुर से मुस्कुराया था। आज मेरा हर इंतकाम पूरा हो जाएगा। परसों की हर महरूमी का इंतकाम मैं अपने बड़े भाई से लूँगा, जिसने हर कदम पर मुझे पीछे किया और ख़ुद आगे बढ़ गए। आज मैं इनसे हर महरूमी का बदला लूँगा। चचा, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं आपका कत्ल अपने हाथों से करूँ, उसने नहाय सफाकी से कहा, जबकि रगें तन चुकी थी। तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जैन चौधरी अपने चचा से बहुत प्यार करता है। उसकी जाने पड़े बोले, जब जैन ने गन थोड़ी सी झुकाई और इनकी टांग पर फायर किया था। एक चीख के साथ वो नीचे ज़मीन पर गिरे। आपका भतीजा रहम दिल हो सकता है, लेकिन मेजर जैन चौधरी नहीं। इसी पल जैन ने मखदूम चौधरी के करीब खड़े एक पहरेदार पर गोली चलाई और तेज़ी से आगे बढ़कर दूसरे पहरेदार पर भी फायर कर चुका था।
مار ڈالو انہیں، قیوم چودھری دھاڑے جب نجمہ کے قریب کھڑے گارڈ نے ایکشن لیا، لیکن قیوم چودھری کو لگا کسی نے بازی پلٹ کر اس کے ہاتھ میں زبردستی شکست تھما دی۔ دنیا ویران ہوئی تھی۔ چونکا تو زین بھی تھا۔ گارڈ نے گولی چلائی جس کا نشانہ زین کے بجائے اصفر بنا تھا، جو کافی دیر سے درخت کی اوٹ میں کھڑا تھا۔ نہیں! وہ چیخ کر اپنی ٹانگ پکڑ کر وہیں تھام گئی۔ گولی اصفر چودھری کے سینے میں پیوست ہوئی تھی۔ اصفر میرا بیٹا! وہ لنگڑاتی ٹانگ کے ساتھ تیزی سے اس کی طرف بھاگے۔ اصفر میرے بچے، تم یہاں کیوں آئے؟ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، جبکہ اصفر تکلیف میں مسکرایا تھا، اپنے باپ کا وہ شفاف روپ دیکھنے جسے ساری عمر انہوں نے ہم سب کی آنکھوں میں دھول جھونکے چھپائے رکھا تھا۔ نہیں میرے بچے! بیٹے کے منہ سے الزام موت کے مترادف تھا۔ اصفر! زین اس کارڈ کا کام تمام کرتا اس کی جانب بھاگا۔ میرے بیٹے سے دور رہو زین! وہ روتے ہوئے دھاڑے، اب بھی وہ نفرت کو زندہ رکھے ہوئے تھے۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا اصفر! زین قیوم چودھری کی پرواہ کیے بنا اس کے پاس آیا اور اسے اٹھانے لگا۔ نہیں زین بھائی! میرے باپ کا کیا میں کاٹوں گا۔ یہ سزا ان کے لیے کافی ہوگی کہ اپنی شفقت کی وجہ سے انہوں نے اپنا دوسرا بیٹا بھی کھو دیا۔ وہ درد برداشت کرتے بمشکل بولا تھا۔ نہیں اصفر! قیوم چودھری تڑپ کے بولے۔ سچ سے منہ نہیں موڑ سکتے آپ؟ اصفر باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، اٹھو میرے ساتھ چلو۔ زین اسے کسی بھی حال میں اسپتال لے کر جانا چاہتا تھا۔ میری ماں کی حفاظت کرنا۔ وہ خود غرض تو ہیں لیکن پاپا کی طرح شفاق نہیں۔ انہیں پاپا سے بہت دور لے جانا زین بھائی، بہت دور۔ اس نے چند الفاظ بمشکل کہے تھے۔ اصفر! نہیں اصفر! اس کی ٹوٹتی سانسوں کو سنتے وہ بے بس ہوئے تھے۔ اس نے ایک آخری تلخ نگاہ قیوم چودھری پر ڈالی اور ان کے ہاتھوں میں آخری ہچکی لیتا دم توڑ گیا تھا۔ زین نے رنج و الم میں گرے سختی سے آنکھیں میچ لی، جبکہ قیوم چودھری کے پاس کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ زین نے اصفر کو سیدھا کیا اور زمین پر لٹا دیا۔ مخدوم چودھری کے آنسو بے ساختہ بہہ نکلے تھے۔ وہ جو قیوم چودھری کی شفقت کو سمجھ نہیں پائے تھے، اصفر کی اچانک ہوتی موت نے حواس معطل کر دیے تھے۔ یہ سب آپ کے اپنے گناہوں کی سزا ہے، وہ بڑبڑایا۔ ایک جانب گری مخدوم چودھری کی چادر کو اس نے لا کر اصفر کے بے جان وجود پر ڈال دی۔ قیوم چودھری وہیں بے بسی سے بیٹھے رہ گئے۔ آنکھوں سے نمی رگڑتا مخدوم چودھری کی رسی کھو چکا تھا۔ مخدوم چودھری زین کے گلے لگے، جبکہ نجمہ بیگم کو وہ سہارا دیتا گاڑی کے پاس آیا۔ بابا آپ اماں کو گھر لے کر جائیں، شجیحہ کو اس وقت آپ کی شدید ضرورت ہے۔ قیوم! وہ اس کی جانب دیکھتے بڑبڑائے۔ اس وقت وہ آپ کا بھائی نہیں، ایک مجرم ہے، زین نے سنجیدگی سے کہا۔ مخدوم چودھری نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر گاڑی میں سوار ہوئے۔ گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی لیکن وہ وہیں بیٹھے رہے۔ یہ میرے گناہ کی سزا نہیں، میری انتقام کی حد تھی، اور اب یہ آخری حد بھی میں پار کر جاؤں گا۔ زین کو اپنی جانب بڑھنے کی آہٹ محسوس کرتے ہوئے بڑبڑائے۔ وہ فون پر کسی سے بات کرتا ان کی جانب آ چکا تھا۔ زین نے انہیں بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ چلیے میرے ساتھ۔ وہ انہیں گھسیٹتا ہوا لے جانے لگا، لیکن یک لگت انہوں نے اسے دھکا دیا۔ پر زین خود کو سنبھال گیا۔ چچا میرے ساتھ چلے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں ہار نہیں مانوں گا زین چودھری۔ میرا سدان، میرا اصفر، دونوں بیٹے تمہاری وجہ سے مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ جب مخدوم چودھری اپنے بیٹے کو کھوئے گا تو اسے احساس ہوگا کہ اولاد کھونے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ اپنی پوری طاقت کا انہوں نے زین کو پیچھے دھکیلا۔ پچھلی جانب گہری کھائی تھی۔ دونوں ایک دم پیچھے کی جانب گرے تھے۔ قیوم چودھری کی چیخ فضا کو چیرتی گم ہوئی تھی۔ سفیر! شجیحہ کیسی ہے؟ وہ آئی سی یو کے باہر ہی موجود تھا جب قیوم اور صدیقہ بیگم وہاں آئے۔ ان کے بازو پر مخدوم اور صدیقہ بیگم آئے، ان کے بازو پر پٹی بندھی تھی۔ کل سے زین کا کچھ پتہ نہیں تھا اور سفیر ان لڑکیوں کی بازیابی کے بعد کافی مصروف رہا تھا، تبھی اب یہاں آیا تھا۔ تھوڑی دیر میں اسے پھر نکلنا تھا۔ ان لڑکیوں کو ان کے ورثاء کے حوالے کرنا تھا، جو بیمار ہو چکی تھی انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا گیا تھا۔ وہاں فوج کی ڈیوٹی سخت کر دی گئی تھی۔ ان کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی، شہر آتے تک وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ سر شکر تھا کہ زین نے سفیر کو اطلاع دے دی تھی۔ ٹھیک ہے وہ، پر میں آپ کو اس سے ملنے کی اجازت کبھی نہیں دوں گا، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا جب مخدوم چودھری نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ سفیر کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی، پر اس نے سر جھٹکا۔ مجھے معاف کر دو سفیر، وہ دلگیری سے بولے تو نہ چاہ کر بھی ان کے چہرے پر سخت تاثرات چھا گئے۔ کس بات کی معافی؟ میری خالہ کو بنا جرم سزا دینے کی معافی، یا پھر شجیحہ سے تعمد نفرت کرنے کی معافی، یا پھر مجھ سے نفرت کرنے کی معافی؟ آج شجیحہ کے ساتھ جو ہوا ہے اس کی وجہ آپ ہیں، صرف آپ، وہ دبا دبا کرایا۔ صدیقہ بیگم کے آنسو بہے تھے۔ جو دھچکا انہیں لگا تھا اس نے ان کی جان ہی تو نکال دی تھی۔ قیوم چودھری اتنا شفاق ہوگا انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ ایسے مت کہو سفیر، مجھے میری بچی سے ملوا دو، صدیقہ بیگم بے بسی سے بولی۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کے شفاق بے حس باپ کا سایہ بھی اس پر پڑے، لیکن مجبور ہوں کیونکہ آپ اس پر حق رکھتے ہیں۔ وہ تمسخر سے مسکرایا۔ سفیر تمہارا دل بہت بڑا ہے اور ہمارا ظرف چھوٹا۔
آج جو بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ ہمارے اعمالوں ہی کی تو سزا ہے۔ ان کی آواز بھر آئی تھی جب سفیر ان کے جڑے ہاتھ تھام چکا تھا۔ میں آپ کو معاف نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرے دل میں بسے 2 لوگ آپ سے جڑے ہیں، ان کی خاطر میں آپ کو ضرور معاف کر دوں گا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا اور وہاں سے چلا گیا، گویا وہاں رکتا تو ضبط کھو دیتا۔